So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we will start our part 2 of our unit number 2 from the public institution in India. And our unit number 2 is the framing public policy. And this is going to be the part 2 of this video. And in this video, we will start our topic Niti Aayog. So, without wasting our time, let's start our video. तो यस, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये हम नीति आयोग के बारे में इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपका जो हमने पार्ट 1 में किया था उसका रिवीजन बनता है एक बार, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन था क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, किस वजह से, ये सब हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में इसके बारे में बता देती हूँ। तो जो प्लानिंग कमीशन था ये 1950 में बना था। ये एक एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर मेंशन किया गया है और इसके अंदर काफ़ी सारी एडवाइजरीज़ और मोटिव्स के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमें सही तरीके से नहीं पता था कि किस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो हमें सजेस्ट करे कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, आगे चीज़ों को करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, जिसके अंदर से हमने कुछ 13 प्लान पढ़े थे जिसके अंदर हमने, ठीक है। तो अब उसका सबसे मेन क्वेश्चन आपका नीति आयोग पर आता है, दैट क्या कि प्लानिंग कमीशन जब अच्छी खासी बॉडी थी, 5 साल के प्लान आ रहे थे अच्छे खासे, तो क्या ज़रूरत थी हमें नीति आयोग लाने की। वाई मोदी गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू ब्रिंग अबाउट द नीति आयोग, ठीक है, क्यों उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाया। तो इसका रीज़न हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, प्लानिंग कमीशन जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव बॉडी बन चुका था, ठीक है। जो 1950 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्या था, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गया था एंड अ टॉप डाउन अप्रोच टू प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो खुद को बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटेटिव यानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझने लगा था, ठीक है। और अथॉरिटेटिव का मतलब है सिर्फ अपने बारे अपनी चलाना, ठीक है। वहाँ अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें, कमीशन क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो हमारे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे प्लान आए कि लोअर सेक्शन भी उठे, ठीक है, वो भी आगे बढ़े, वो भी एक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पहुँचे। बट जो प्लानिंग कमीशन था वो सिर्फ यूनियन यानी कि जो मतलब ऊंचे स्तर पे लोग बैठे हैं उनके बारे में ही, उनको प्रॉफिट दिलाने के लिए और अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहा था, ठीक है। बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गया था ये, ठीक है। और यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच थी प्लानिंग की। टॉप डाउन का मतलब है कि जब स्टेट और सेंटर उन्होंने आपस में मिलकर ही बस काम कर दिया, जो भी उन्हें करना है, जो भी उन्हें लॉज लाने, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसकी बात की ही नहीं गई, ठीक है। तो ये था प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला रीज़न कि ये अथॉरिटेटिव बॉडी हो चुकी थी, ठीक है। और दूसरा, बिकॉज इट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब है कि जो बॉडी हमारी क्या है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी वही होती है जो क्या है, जो परमानेंट बॉडी है, विच वॉज मेड अंडर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, जो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के अंदर बनाई गई है, और इट वॉज रिप्लेस बाय द एग्जीक्यूशन। और ये क्योंकि ये बॉडी एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, तो उसके अंदर 3 हमारी बॉडीज़, हमने ये 3 टियर सिस्टम पढ़ रखा है, ये 3 बॉडीज़ इसके अंदर ऐड की गई थी, ठीक है, जिसमें से हमारी जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हमारी तीनों बॉडीज आती है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हमारी प्लानिंग कमीशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको एग्जीक्यूटिव के प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है, इसलिए इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है एग्जीक्यूशन से। इसलिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके प्लानिंग कमीशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, पूरा बिल वगैरह बनवाया और क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया बाय दी नीति आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए, दैट जो प्लानिंग कमीशन है ना वो इज़ बोरोड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन की ये जो बॉडी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने डिफरेंट जगह से बोरो किया है, ठीक है। जहाँ यहाँ ब्रिटेन भी है, यहाँ यूएसए भी है, यहाँ कनाडा भी है, यहाँ जापान भी है, यहाँ नेपाल भी है, यहाँ चाइना भी है, सबके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ली है,
ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हमने कहाँ से बोरो किया है? सोवियत यूनियन से। दूसरा, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन। गवर्नेंस और गवर्नमेंट, ये दो वर्ड है आपके यहाँ पर, गवर्नेंस और गवर्नमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का मतलब होता है दिस पर्सन। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ये जितने भी मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस, ये सारे हमारे किस में आते हैं? गवर्नमेंट। जब किसी व्यक्ति की बात की जाए ना तो आप उसको बोलोगे यस कि इनकी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट चल रही है, इनकी गवर्नमेंट है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस का मतलब है काम। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, जो अलग अलग हमारे सेक्टर्स के अंदर इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया है, जो कमीशंस बनाई गई हैं, किसके लिए? फॉर पब्लिक वेलफेयर, और फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड सोसाइटी का पूरा वेलफेयर करने के लिए जो भी चीज़ें स्टैब्लिश की गई है उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस। और गवर्नमेंट किसके थ्रू चलती है? पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, और हमेशा ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, की राजनीति कम करिए और काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये लाइन आपने सुनी होगी बहुत टाइम। ठीक है, तो हर डेमोक्रेसी में, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो देयर इज़ अ रोल ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाले हैं, दैट विल टेल अबाउट अवर फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी। तो बेसिकली यहीं से आप अपना नीति आयोग के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी, सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी हम सबको पता है क्या है, ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखो पब्लिक पॉलिसी का मतलब है शेप करना क्या? पीपल की थिंकिंग को अबाउट द सर्टेन इश्यूज। ठीक है, इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड डिसीजन मेकिंग लाइक। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला या किसी व्यक्ति ने बोला कि हाँ ये तो सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, तो हमें आंखें बंद करके उसको मान लेना है कि यस दिस इज़ ट्रू और दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो उस जो भी वो पर्सन है उसको ये समझना चाहिए कि मुझे कोई कुछ कह रहा है तो मुझे मतलब सुनना है, बट एक अपना खुद का माइंडसेट होता है ना, तो सर्टेन इश्यूज़ पर यही उसी चीज़ की बात की जा रही कि किस तरीके से लोग अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है उनको समझें, उसके बाद जाकर आगे प्रोसीड करें। ठीक है, इट इज़ लाइक सेटिंग द स्टेज फॉर हाउ पॉलिसीज आर डिस्कस एंड डिबेटेड। तो बेसिकली नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कमीशन है, एक ऐसा आयोग है जो क्या करता है, बेसिकली एक स्टेज सेट करता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को डिस्कस और डिबेटेड किया जा सके। तो बेसिकली अगर हम इसका मोटा मोटी देखें तो जो नीति आयोग है वो क्या है? बेसिकली पब्लिक के ओपिनियंस को और जो लोगों की राय है उनको लेकर, और लोगों का क्या विचार है पर्टिकुलर सिचुएशन के थ्रू, उनको लेकर, उनको समझकर उसके ऊपर एक एडवाइजरी हमारी यूनियन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जारी करना ही क्या है? हमारा नीति आयोग का एक फंक्शन है, एक काम है, एक रोल है। ठीक है, बाद में वो चीज़ें गवर्नमेंट माने या ना माने ये उन पर डिपेंड करता है, बट नीति आयोग क्या करता है? अपनी तरफ से एडवाइजरी पूरी जारी करता है जनता को भी और गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है, तो यही हमारा नीति आयोग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो सबसे पहला हमारा काम हो जाएगा, इसका अगर रोल की बात आ जाए तो आप ये कुछ 7 पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। दैट इज शेपिंग परसेप्शन, यानी कि शेप करना परसेप्शन की जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो नीति आयोग है वो एक पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंसिंग का रोल भी प्ले करता है कि किस तरीके से हम अपनी डिफरेंट जितनी भी हमारी एडवाइजरी को जारी कर सकते हैं, करें, और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो उससे। तीसरा है सेटिंग द एजेंडा, कि जो नीति आयोग है वो क्या करता है? एक एजेंडा सेट कर देता है कि हाँ हमें इस टाइम तक इतना काम कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसके काफ़ी सारे हमें नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एडवाइजरी नीति आयोग जारी करता रहता है। चौथा है आपका इमोशनल अपील, कि किसी पर्टिकुलर, जैसे कि काफ़ी सारे रेप्स के केस होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोगों में डर पैदा कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इमोशनल अपील भी नीति आयोग करते हैं कि इन सारी चीज़ों पे हमें अभी इस टाइम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि ये चीज़ें कम हो और लोगों
को थोड़ा मतलब आज़ादी मिले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें तो इमोशनल अपील की जाए, ताकि जो जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जो गर्ल्स है वो सेफली अपनी मतलब जा सकें उनको जहाँ ट्रेवल करना है, ठीक है। तो फिफ्थ है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इशू, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स इशू हो रहे हैं एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर अराइज हो रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम भी कौन करता है? नीति आयोग। क्योंकि नीति आयोग एडवाइजरी जारी करता है, पॉलिसीज़ को देता है कि इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली आप उसका सॉल्यूशन बनाकर दे रहे हो किसी को, ठीक है। अब वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं पढ़ना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। पर मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ ना। तो सेम ऐसी नीति आयोग भी एडवाइजरी दे देता है गवर्नमेंट को, अगर उन्हें लेनी है लो, नहीं लेनी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिक्स्थ है हाईलाइटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस को आप इश्यूज भी बोल सकते हैं, कि अगेन सेम पॉइंट आपके बार बार आ रहे हैं कि कोई भी इशू अगर एक इकोनॉमी में एक अराइज हो रहा है, तो नीति आयोग क्या करता है? उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट उसको हाईलाइट रहे, वो कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा, ठीक है। सेवेंथ इज ओवरकमिंग अपोजिशन, कि जो नीति आयोग है वो अपोजिशन को बारे में भी ओवरकमिंग करता है, कि किस तरीके से जो अपोजिशन जो है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है एडवाइजरीज देने के अंदर, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे जो हमारी अपोजिशन पार्टीज होती है वो क्या करती है? जो हमारी लीडिंग पार्टी है उसकी गलतियां गिनवाती है, और उन गलतियां जो वो गिनवाती है ना, कि आपने ये गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसी के ऊपर जो हमारा नीति आयोग है उसी से थिंक टैंक करके सोच समझ कर उन्हीं के ऊपर क्या करता है? एडवाइजरी जारी कर देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं ओवरकमिंग अपोजिशन, कि अपोजिशन की बात सुनकर उसके ऊपर एडवाइजरी को लाना, उसके ऊपर को पॉलिसीज को फ्रेम करना। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही था हमारा नीति आयोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यस, अब अपना अगला टॉपिक आ रहा है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग अ नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, की नीति आयोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन स्टैट्यूटरी है, यानी कि इसको भी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। अब मान लो राहुल गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, मान लो, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो क्या करते हैं जो राहुल गांधी है वो भी नीति आयोग को हटाकर अपना प्लानिंग कमीशन को दोबारा ला सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा, ये पावर उनके हाथ में है, ठीक है। तो सेम ये है कि नीति आयोग क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट नीति आयोग क्या है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन ईयर 2015, 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसको प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस किया था, जो कि 1950 से चलता आ रहा है। तीसरा है नीति आयोग को क्रिएशन ऑफ नीति आयोग मार्क्ड अ शिफ्ट इन इंडियन अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग। जहाँ पहले हमारे 5 ईयर्स के प्लान आते थे, अब वो प्लान सिस्टम हटा दिया गया है, और नीति आयोग को एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर जारी किया गया है, ठीक है। उसको ये रोल प्ले किया कर रहा है नीति आयोग कि वो सिर्फ एडवाइजरी जारी करता रहेगा, ठीक है। और उसमें ये कुछ नहीं है कि वो भाई वो 24 घंटे में एक ही बार कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एडवाइजरी मतलब जो भी चीज़ें उनको लगता है कि ये गलत हो रही हैं, उनको एडवाइजरी जारी करने का अधिकार है, क्योंकि यही उनका काम है, ठीक है। फोर्थ आता है कि पीएम जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और वही अपॉइंट करते हैं अदर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग आपको नाम पता होना चाहिए, दैट इज द अरविंद पंगारिया, ठीक है। तो अरविंद पंगारिया इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। और जो मोदी जी हैं वो हमारे क्या हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। मेन गोल, अगर नीति आयोग के अकॉर्डिंग हम लोग नीति आयोग का मेन गोल की अगर आप बात करें, जो आपको हाईलाइटेड रोल इसके लिखने, तो उसमें आप 2 चीज़ें लिखोगे, दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो पावर का डिवीजन है ना, वो सेंट्रल और स्टेट में तो है ही, जो प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनको आप पीआरआईज कहते हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू आए थे,
उनके अंदर भी ये जो हमारा नीति आयोग है बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेट, साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। ठीक है, एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट से मतलब है कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी क्या मिले, उसको भी उसके बेसिक राइट पता हो, वो भी एक डेवलपमेंट की आगे डेवलपमेंट की तरह लिए आगे बढ़े। ठीक है, वो भी इकोनॉमी के अंदर अपनी पक्की हिस्सेदारी दिखाए। ठीक है, वो उसको भी अधिकार है कि वो भी एजुकेटेड हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नीति आयोग के मेन गोल्स हैं जिनको नीति आयोग एक सेंटर में लेके चलता है। हमारा एक गोल होता है ना कि यार एक एक दिन में मुझे ये 5 क्लासेस का जो टॉपिक है, ये 5 टॉपिक है, ये मुझे कंप्लीट करने हैं मान लो। ठीक है, तो हमारा ये गोल होता है, सेम नीति आयोग का ये गोल है कि उसको ये इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, और वही नीति आयोग का दूसरा काम ये भी है कि वो फोकस करता है ऑन डिफरेंट थिंग लाइक वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट स्टेट एंड यूजिंग न्यू आइडियाज टू मेक श्योर दैट इंडिया डेवलप इन अ सस्टेनेबल एंड फेयर वे। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा नीति आयोग है वो ये भी फोकस करता है कि किस तरीके से जो हमें सिर्फ यूनियन लेवल पर ही नहीं रहना है। ठीक है, जैसे दिल्ली में यूनियन लेवल की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट पूरी इंडिया में ही है ऑब्वियसली, बट दिल्ली इज़ द मेजर, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, सारी चीज़ें दिल्ली में ही है ना। तो दिल्ली के अंदर ही रहकर ही खाली चीज़ों को नहीं देखना है, एग्जामिन नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाना है। ठीक है, वहाँ से न्यू आइडियाज़ को लेकर आना है, उसको डेवलप, और तब जाकर उन आइडियाज़ को देखकर इनोवेशन की तरफ बढ़ना है कि यस इस स्टेट में ये हो रहा है तो इस स्टेट में नहीं हो रहा है ये, तो इस स्टेट के लिए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पूरे स्टेट का। ठीक है, तो इस पे नीति आयोग हमारा फोकस करता है। सेकेंड है, नीति आयोग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग बेटर वे टू मेक पॉलिसी एंड हेल्प इंडिया ग्रो। तो बेसिकली नीति आयोग का काम क्या हो गया है अब यहाँ पर कि इंडिया को किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करवाना है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, और डिफरेंट वेज लानी है, गुड गुड पॉलिसी, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आनी है ताकि जो नेशन है अपना वो ग्रो करे। ठीक है, तो ये आपके नीति आयोग का इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसका जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम लोग देखेंगे नीति आयोग के कुछ फंक्शंस और इसकी मेंबरशिप के बारे में हम जानेंगे। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will meet in our next video with next topic. So yes, thanks for watching.